प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य का भू चुंबकत्व एवं पार्थिव चुंबकत्व। यह है हमारा आज का टॉपिक। हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जितने भी परिभाषाएं आपके बुक में दिया हुआ है वे सभी परिभाषा हम आज पढ़ेंगे बहुत ही सरल और आसान भाषा में। इससे पहले क्लास में हमने क्षण चुंबक एक परिनालिका के रूप में होती है उसके लिए व्यंजक स्थापित किए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं भू चुंबकत्व होता क्या चीज़ है। तो भू चुंबकत्व वह है, मतलब पृथ्वी के चुंबक को ही हम क्या कहते हैं, भू चुंबकत्व कहते हैं। ठीक, पृथ्वी के चुंबक को क्या कहते हैं, भू चुंबकत्व कहते हैं। अब हम ये प्रमाणित करेंगे कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार कैसे करता है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे भू चुंबकत्व का परिभाषा लिखेंगे। भू चुंबकत्व का भू चुंबकत्व, तो भू चुंबकत्व का परिभाषा इसमें मतलब भू चुंबकत्व और इसका प्रमाण आपको स्क्रीन पर लिख के मैं दे दूंगा तो उसे आप देखकर लिख लीजिएगा। ठीक, तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। तो पृथ्वी के चुंबक को ही क्या कहते हैं, हम भू चुंबकत्व कहते हैं। अब इसका प्रमाण देखते हैं हम कि किस तरह से पृथ्वी क्या है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक, तो हम इस तरह से प्रमाणित करेंगे कि पृथ्वी क्या है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो देखिए प्रमाणित हम इसको कैसे करेंगे। ये है पृथ्वी का क्षैतिज अक्ष है। ठीक, पृथ्वी का क्या है, ये तल है। अब हम चुंबक को जानते हैं कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं। ठीक, इस तरह से हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो रस्सी से बांध के, तो चुंबक क्या होता है, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके ही ठहरता है। मतलब इस तरह से वो जाके ठहरेगा, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये क्यों ठहरता है, इसका कारण यह है कि पृथ्वी भी एक चुंबक है। पृथ्वी भी क्या है, एक चुंबक है। ठीक, जो एस को क्या करता है, पृथ्वी का जो एन ध्रुव है वो एस को आकर्षित करता है और पृथ्वी का जो एस ध्रुव है वो एन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है। ये तो हुआ हमारा पहला कारण। जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही जाके ठहरता है। यह तभी संभव है जब पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करे तब। ठीक, तो ये हुआ हमारा पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, देखिए हम जानते हैं कि छड़ को या फिर लोहे के राड को पृथ्वी के अंदर गाड़ देते हैं और कुछ समय बाद हम निकालते हैं तो उस लोहे में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। क्या गुण आ जाता है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी वहाँ पे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तभी उस लोहे में चुंबकत्व का गुण आता है। ठीक, ये हुआ इसका दूसरा कारण। स्क्रीन पे मैं आपको लिख के दूंगा, हाँ, मतलब इसको लिखना कैसे है उस सभी को। ठीक, तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण उदासीन बिंदु का अस्तित्व में होना। अब उदासीन बिंदु क्या होता है, मैं चुंबक की परिभाषा बताते समय आपको बताया था कि चुंबक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, उदासीन रेखा कहते हैं। जैसे कि ये आपका एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है, तो एन से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा इस तरह से निकलता है। ठीक, इस तरह से चुंबकीय बल रेखा निकलता है। तो ठीक इस तरह से निकलता है चुंबकीय बल रेखाएं। तो यहाँ पे क्या होती है, मतलब इसके चुंबक के मध्य में हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होती है। और चुंबक को संतुलन की स्थिति में लाने के लिए, चुंबक को संतुलन की स्थिति में लाने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या करता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। किसको, इस चुंबक को। तो पृथ्वी इस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करेगा उसे संतुलित करने के लिए। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी चुंबकत्व की भांति व्यवहार करता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं चौथा। तो चौथा क्या है, पृथ्वी तल के समीप। ठीक, मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी तल के समीप ये इसका ऊर्ध्वाधर तल है। पृथ्वी तल के समीप ऊर्ध्वाधर तल में हम कहीं पे चुंबकीय सुई लेते हैं। मतलब चुंबकीय सुई हमारा इस तरह से रहता है, ये एन ध्रुव और ये एस ध्रुव। तो पृथ्वी तल के समीप ऊर्ध्वाधर तल में चुंबकीय सुई लेते हैं तो चुंबकीय सुई का व्यवहार क्या होता है, अलग अलग होता है। यह कब संभव है, जब पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करे तब। अर्थात ये जो चुंबकीय सुई हम इसको मतलब इधर उधर ले जाते हैं, जैसे यहाँ लाएंगे ये इस तरह से
इस तरह से। तो क्या करता है, यहाँ पे चुंबकीय सुई की दिशा अलग होती है, मतलब हो सकता है कहीं पे इस तरह से लंबवत हो, या हो सकता है कहीं पे चुंबकीय पृथ्वी के समानांतर हो। ठीक इस तरह से क्या होता है, चुंबकीय सुई भी व्यवहार करता है। तो पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तभी ये संभव है कि चुंबकीय सुई अलग अलग तरह से व्यवहार करें। तो इस तरह से 4 प्रमाण हमको मिलता है, जिससे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक, तो चलिए अब इसका परिभाषा मैं आपको जो बताया हूँ उसे आप लिख लीजिए, स्क्रीन पे मैं आपको दे देता हूँ। ठीक, अब उसे लिखने के बाद हम देखेंगे इस चित्र के बारे में। ठीक, इस चित्र को अच्छे से समझेंगे, फिर बहुत सारा परिभाषा पढ़ेंगे। हाँ, इसमें तो इसको मिटा रहा हूँ और इस चित्र से संबंधित हम कुछ परिभाषा देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इन सभी परिभाषाओं को इस चित्र के माध्यम से ये होता क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको इस चित्र के बारे में बता देता हूँ। ये जो मैं यहाँ पे गोला बनाया हुआ हूँ वो क्या है, एक पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। ठीक, ये पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष है। पृथ्वी का क्या है, ये भौगोलिक अक्ष है। ठीक, NG अर्थात ये होगा नॉर्थ जियोमेट्रिकल, मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और ये SG अर्थात साउथ जियोमेट्रिकल, मतलब दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव। अब ध्यान दीजिए, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट में जो हमारा ध्रुव होता है, ठीक, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट में जो हमारा ध्रुव होता है उसे कहते हैं हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के जो निकट में होता है उसे कहते हैं हम दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं इसको। तो ये हमारा चुंबक के लिए है, भू चुंबक के लिए, और ये हमारा भौगोलिक अक्ष है। ठीक, तो चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें बहुत अच्छा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हम जानते हैं कि चुंबक में बल रेखा N ध्रुव से S ध्रुव की ओर जाता है बाहर में, और अंदर में क्या होता है, S से N की ओर जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम N माने हुए हैं। देखिए, इस ध्रुव को हम N माने हैं और इसको माने हैं S। तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा देखिए अंदर जा रहा है, मतलब N से S की ओर जा रहा है। ये अंदर जा रहा है ना, तीर का चिन्ह देखिए, ये N से S की ओर जा रहा है, और बाहर में S से N की ओर आ रहा है। ठीक, ये देखिए निकला हुआ है, तो ऐसे घूम के ये इसके पास आएगा, मतलब यहाँ पे N से S की ओर जा रहा है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब N ध्रुव है तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर में यहाँ पे क्या है, S ध्रुव वाला एक चुंबक रखा हुआ है। ठीक, तभी तो यहाँ पे N ध्रुव बनेगा ना। ये ऊपर में N ध्रुव है, लेकिन पृथ्वी के अंदर में क्या है, एक S ध्रुव वाला चुंबक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक चुंबक बना भी सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह से देखेंगे ये। ठीक, यहाँ पे हम इस तरह से एक चुंबक ले सकते हैं जिसका ये S ध्रुव और ये N ध्रुव होगा। ठीक, अब ये N ऊपर वाला और ये S, तो ये NS। अब देखिए यहाँ पे S से N की ओर हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात चुंबकीय बल रेखा S से N की ओर अंदर की ओर ही होता है। ठीक, मतलब पृथ्वी के अंदर में जो चुंबक होता है वो S होता है, यहाँ पे N होता है, तब ये इस S के कारण ये N होता है, तब यहाँ पे आकर्षण बल लगता है। समझ आया आपको। ठीक, N से यहाँ पे S की ओर जा रहा है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर में यहाँ पे S और N ध्रुव वाला एक चुंबक है। ये हुआ इस चित्र का वर्णन। अब देखिए यहाँ पे मैं डॉट डॉट वाला गोला बनाया हुआ हूँ, ये और ये गोला बनाया हुआ हूँ। तो चलिए इस परिभाषा के माध्यम से इस गोला को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए भौगोलिक अक्ष क्या होता है। ठीक, भौगोलिक अक्ष क्या होता है, तो भौगोलिक अक्ष अर्थात भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हमारा ये है। ठीक, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम भौगोलिक अक्ष। सबका परिभाषा मैं आपको फिर स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा, इसको समझाने के बाद लास्ट में। अब भौगोलिक अक्ष हुआ, भौगोलिक याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर जानने से पहले आपको चुंबकीय याम्योत्तर पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो ये हमारा चुंबक है, तो चुंबक के अक्ष के लंबवत, मतलब इस तरह से, ठीक, इस तरह से गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर। तो इसमें क्या होगा, भौगोलिक याम्योत्तर मतलब भौगोलिक अक्ष से गुजरेगा, यह है भौगोलिक अक्ष है। तो भौगोलिक अक्ष के अभिलंबवत मतलब ये क्या होता है, इस तरह से इससे गुजरता है।
ठीक, ये जैसे हम यहाँ पे कुछ कॉपी वगैरह ले लें, ठीक, जैसे हम यहाँ पे एक कॉपी लेते हैं इस तरह से, ठीक, तो ऐसे क्या होता है, ये अंदर की ओर जाता है, मतलब भौगोलिक अक्ष के लंबवत, ठीक, लंबवत गुजरने वाली तल को, ये पूरा तल है, हाँ तल, तो इस तरह से गुजरते हैं, उसको कहते हैं हम भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक, ये हुआ। अब इसी के पास में इसको देख लीजिए, चुंबकीय याम्योत्तर को। तो चुंबकीय अक्ष हमारा ये है, ठीक, ये है हमारा चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को, ठीक, यह है चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाली तल को क्या कहते हैं हम? चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक, भूचुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूचुंबकीय याम्योत्तर। अब ये परिभाषा हुआ। भौगोलिक विषुवत रेखा देखिए, भौगोलिक विषुवत रेखा, तो भौगोलिक अक्ष हमारा ये है, ठीक, भौगोलिक अक्ष हमारा ये है। तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत, ये है भौगोलिक अक्ष के लंबवत, ये होगा, ठीक। तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी तल पर खींची गई सबसे बड़े वृत्त को, भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी तल पर खींची गई सबसे बड़े वृत्त को क्या कहते हैं हम? भौगोलिक विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, अर्थात इसको, यह है भौगोलिक विषुवत रेखा, यह है भौगोलिक अक्ष, और इसके लंबवत खींची गई इस वृत्त पर जो रेखा बनता है, इसके बीच से होके जाता है, वही कहलाता है भौगोलिक विषुवत रेखा। अर्थात ये हुआ हमारा परिभाषा इसका। ठीक, अब देखिए भूचुंबकीय अक्ष, तो भूचुंबकीय अक्ष क्या होगा? भूचुंबकीय अक्ष हमारा ये है, ठीक। तो चुंबक की ये दोनों, भूचुंबक यहाँ पे N और ये S, तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, भूचुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम भूचुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भूचुंबकीय अक्ष। फिर लास्ट नंबर आता है हमारा भूचुंबकीय विषुवत रेखा। तो देखिए इसको कहते हैं हम भूचुंबकीय अक्ष। तो भूचुंबकीय अक्ष के लंबवत, ये इसका लंबवत होगा, ठीक, इस तरह से। तो भूचुंबकीय अक्ष के लंबवत पृथ्वी तल पर खींची गई सबसे बड़े वृत्त को क्या कहते हैं? भूचुंबकीय विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूचुंबकीय विषुवत रेखा। ठीक, तो इस तरह से पूरा परिभाषा आपका क्लियर हुआ। ठीक, तो एक बार और देख लीजिए इसको सरसरी तौर पर। भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष मतलब ये भौगोलिक ध्रुव को, मतलब दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम भौगोलिक अक्ष। दूसरा भौगोलिक याम्योत्तर, तो भौगोलिक अक्ष के अभिलंबवत, भौगोलिक अक्ष के अभिलंबवत गुजरने वाले तल को कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक विषुवत रेखा, भौगोलिक अक्ष, ठीक, भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची गई पृथ्वी तल पर सबसे बड़े वृत्त को कहते हैं भौगोलिक विषुवत रेखा। भूचुंबकीय अक्ष, तो भूचुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इसको कहते हैं हम भूचुंबकीय अक्ष। पांचवा भूचुंबकीय याम्योत्तर, तो भूचुंबकीय याम्योत्तर क्या होगा? भूचुंबकीय अक्ष ये है, तो भूचुंबकीय अक्ष के अभिलंबवत गुजरने वाले तल को क्या कहेंगे हम? भूचुंबकीय याम्योत्तर रेखा कहेंगे। ठीक, इसको। लास्ट है आपका भूचुंबकीय विषुवत रेखा। तो भूचुंबकीय विषुवत रेखा ये भूचुंबकीय अक्ष है, तो इस अक्ष के लंबवत पृथ्वी तल पर सबसे बड़े वृत्त को कहते हैं हम भूचुंबकीय विषुवत रेखा। ठीक, इस तरह से आपको समझ आया होगा। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, स्क्रीन पर इन सभी परिभाषा मैं लिख दिया हूँ, नोट कर लीजिए। फिर इसके भूचुंबकीय तत्व क्या होता है उसे फिर देखेंगे हम। ठीक, अब देखते हैं हम ये भूचुंबकीय तत्व। ठीक, तो भूचुंबकीय तत्व क्या होता है सुनिए। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर, ठीक, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए हमें जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है चुंबकत्व के अध्ययन के लिए उसे कहते हैं हम भूचुंबकीय तत्व। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक चौथा प्रकार भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको मैंने लिखा हूँ। ठीक, पहला दिक्पात होता है, डिक्लिनेशन कहते हैं, नमन कोण या नति कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और एक लिख सकते हैं हम ऊर्ध्वाधर घटक। क्या लिख सकते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, ऊर्ध्वाधर घटक। तो चलिए देखिए दिक्पात होता क्या है। फर्स्ट, दिक्पात बहुत ही आसान है। मैं आपको बताया था चुंबकीय याम्योत्तर से रिलेटेड
भौगोलिक यामी उत्तर और ये भूचुंबकीय यामी उत्तर। अर्थात देखिए ये है हमारा भूचुंबकीय यामी उत्तर, ठीक, और ऐसे बनेगा, यहाँ पे इसको रख देता हूँ मैं, ये होगा भूचुंबकीय यामी उत्तर, ठीक, अर्थात भूचुंबक के अक्ष के लंबवत गुजरने वाली तल, और ये होगा भौगोलिक यामी उत्तर। तो देखिए बीच में कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक, 11.33 अंश का जो कोण बन रहा है उसी को कहते हैं हम दिक्पात, डिक्लिनेशन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण, ठीक। देखिए भौगोलिक यामी उत्तर और भूचुंबकीय यामी उत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम दिक्पात। ये चित्र है दिक्पात के लिए, आप इस चित्र को बना सकते हैं। ये है नॉर्थ जियोमेट्रिकल अर्थात भौगोलिक उत्तर, ठीक, ये भौगोलिक उत्तर और ये क्या है हमारा भूचुंबकीय है। तो दोनों के बीच में जो कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनता है? 11.3 अंश का कोण बनता है, और इस कोण को कहते हैं हम दिक्पात कोण। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डिक्लिनेशन मतलब डी से, याद रखना। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे? डी से। ये हमारा एक चुंबकीय सुई है। अब दूसरा देखिए नमन कोण या नति कोण, एंगल ऑफ डीप। तो नमन कोण होता क्या है? देखिए पृथ्वी का जो चुंबकीय यामी उत्तर होता है, मतलब यह है पृथ्वी का चुंबकीय यामी उत्तर। तो चुंबकीय यामी उत्तर का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ, हम यहाँ पे ले लेते हैं क्षैतिज तल, तो क्षैतिज तल के साथ देखिए ये हमारा चुंबकीय यामी उत्तर है, ठीक। तो इसका कुल चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये, तो यहाँ पे जो कोण बनाएगा यहाँ पे उसको कहेंगे हम नति कोण या फिर नमन कोण। अब देखिए इसको यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम, ठीक, ऐसा ही होगा ये, ठीक। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे एक चुंबकीय सुई लिए हुए हैं ये हम, और ये चुंबकीय सुई मतलब इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे चुंबकीय यामी उत्तर का कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय यामी उत्तर का कुल चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाता है उसे कहते हैं हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं, ठीक। लास्ट है तीसरा नंबर का क्षैतिज घटक। नॉर्मल जानते हैं, ये देखिए ये है पृथ्वी का क्षैतिज घटक और यह है पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक को हम H से प्रदर्शित करते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक को V से। H मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, V मतलब वर्टिकल होता है, ठीक। अब इस चित्र में देखिए ये दोनों कोण किस तरह से बना हुआ है, ठीक। मैं आपको क्या बताया हूँ? पहला के लिए दिक्पात के लिए बताया हूँ भौगोलिक यामी उत्तर ये है और ये है आपका चुंबकीय यामी उत्तर। तो दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 11.3 अंश। तो इसको कहेंगे हम दिक्पात का कोण। अब दूसरा मैं क्या बताया हूँ? नति कोण। ये है हमारा क्षैतिज घटक और यह है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के बीच में जो परिणामी है, परिणामी मतलब कुल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, परिणामी आई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, ठीक, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे कहते हैं हम नति कोण या फिर नमन कोण, ठीक। तो इस तरह से ये परिभाषित होता है। तो इन सभी का परिभाषा आप स्क्रीन को देख के लिख लीजिए, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख के आपको दे दिया हूँ, ठीक। तो इस तरह से इस टॉपिक के साथ आज का हमारा क्लास कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम एच वी और थीटा में संबंध। एच वी और थीटा मतलब क्षैतिज घटक और ये नमन कोण और ये वर्टिकल, तीनों में संबंध क्या होता है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।